हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक एनिमेटेड डीसी की फिल्म जिसका टाइटल है जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर टू। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने जस्टिस जैसे ही नाम सुना आप समझ गए होंगे कि ये डीसी की मूवी है, पर ये डीसी की लाइव एक्शन नहीं एनिमेटेड मूवी है। सो अराउंड 2007-2008 में जब मार्वल अपनी अच्छी अच्छी मूवीज़ लॉन्च कर रहा था, डीसी ने ये डिसाइड किया कि हमें एक साइड ब्रांच खोलनी चाहिए एनिमेटेड मूवीज़ के लिए, और उन्होंने ये साइड ब्रांच खोली। इसका जो लोगो है, इसका जो बैनर है, उसका टाइटल है डीसी एनिमेटेड ओरिजिनल मूवीज़। और अगर आप एक एवरेज निकालें तो हर साल डीसी एक साल में 2 या 3 एनिमेटेड मूवीज़ निकाल रहा है इसी बैनर के तले। तो अभी तक की ये जो मूवी आज हम बात कर रहे हैं ये 33rd मूवी है इसी बैनर के नीचे। और दोस्तों आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है कि डीसी की मूवीज़ बहुत बुरी तरह से पिट रही हैं। डीसी ने जब नया कोशिश किया वापस जन्म लेने का, वो टाइम था मैन ऑफ स्टील का। मैन ऑफ स्टील मूवी अच्छी गई थी पर उतनी भी अच्छी नहीं गई जितनी इनकी एक्सपेक्टेशंस थी। उसके बाद एक सुपर फालतू मूवी आई जिसका टाइटल था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, वो तो भयंकर फ्लॉप हुई। फिर वंडर वुमेन आई, वो भी बेकार थी। एक्वामैन मूवी आई, उसने इनको कमर्शियली फ़ायदा दिलाया, बहुत पैसे कमाए डीसी ने, पर वो भी इतनी सेटिस्फाइंग मूवी नहीं थी। और उसके बाद फाइनली आई जस्टिस लीग, और फिर भयंकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई स्नाइडर्स कट के बारे में, और बाकी सारी हिस्ट्री तो आपको पता ही है आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस हिसाब से डीसी का जो ये डिसीजन था कि एक साइड ब्रांच होनी चाहिए एनिमेटेड मूवीज़ के लिए, ये डिसीजन इनका बहुत अच्छा था, क्योंकि इनकी जो लाइव एक्शन मूवीज़ हैं वो बहुत फालतू हैं एज़ कम्पेयर टू इनकी एनिमेटेड मूवीज़। क्योंकि हर साल ये कुछ नया ट्राई करते हैं इन मूवीज़ के साथ, नई कहानियाँ लाते हैं, नया बैकग्राउंड स्टोरी लाते हैं किसी सुपर हीरो की, और वो देखने में बहुत मज़ा आता है। सो इस साल की शुरुआत में अभी अभी मार्च के महीने में ये फिल्म रिलीज़ हुई है जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर टू। इससे पहले इसी बैनर के तले जो मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं 2020 में, वो थी सुपरमैन, मैन ऑफ टुमारो और जस्टिस लीग एपोक्लिप्स वॉर। ये दोनों मूवीज़ भी मैंने देखी हैं और मुझे काफ़ी पसंद आई थी, मतलब मज़ा आ गया था। एपोक्लिप्स वॉर मेरी वन ऑफ द फेवरेट डीसी मूवी बन चुकी है। अगर आपको इन दो मूवीज़ के रिव्यूज़ चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम बना सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर टू मूवी की कहानी, हिंदी में एक्सप्लेनेशन, रिव्यू और एनालिसिस, ताकि अल्टीमेटली आप डिसाइड कर सके आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारा जो ये कंटेंट है रेगुलरली मिलता रहे। तो अब अगर मैं कहानी की बात करूं तो दोस्तों कहानी दो अलग अलग टाइमलाइंस में बटी हुई है। पहली टाइमलाइन है 1940s के टाइम की, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा होता है, जब नाजीज और पूरा वर्ल्ड उनके खिलाफ लड़ रहा होता है। तो एक तरफ होते हैं हिटलर और उसकी पूरी सेना, और इसमें हिटलर को बहुत ही मिथिकल ऐसा दिखाया है, जो अलग अलग मैजिकल आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे कर रहा है, ऐसे हथियार इकट्ठे कर रहा है जिससे कि वो वर्ल्ड वॉर जीत सके। और दूसरी तरफ दिखाया है अमेरिका को, हमेशा नोबल रहने वाला देश एज इन दिखाया है, और उसका उस टाइम का हेड होता है रूजवेल्ट। रूजवेल्ट के पास ट्रेवर, हमारा स्टीव ट्रेवर, अगर आपको याद हो वंडर वुमेन का बॉयफ्रेंड, वो जाता है एक आइडिया लेके कि ऐसी चीज़ों से, हिटलर की ऐसी मायावी ताकतों से लड़ने के लिए, मैजिकल चीज़ों से लड़ने के लिए हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो इनके पास सुपर पावर्स हो। फिर वो रूजवेल्ट को आइडिया देता है कि हम एक सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम वो रखता है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। जैसा कि आप सब डीसी के फैंस को पता होगा कि हमारे नॉर्मल प्रेजेंट टाइम में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका है, पर इस टाइम पीरियड में उसका नाम था जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका। और इस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं ब्लैक कैनरी,
हॉकमैन, आर्मैन, पुराना फ्लैश और इसकी लीड होती है वंडर वुमन। तो ये लोग मिलके जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका बनाते हैं और हिटलर की अलग अलग ताकतों से लड़ रहे होते हैं। ये तो हो गया 1940s का टाइमलाइन, और एक प्रेजेंट डे टाइमलाइन चल रहा है। और इस प्रेजेंट डे टाइमलाइन में सुपरमैन और फ्लैश टीम अप करके ब्रेनियक नेम के विलन से लड़ाई कर रहे हैं। जो डीसी के प्रॉपर फैंस हैं, जिन्होंने कॉमिक्स और पुराने एनिमेटेड सीरीज देखी है, उन्हें पता होगा कि ब्रेनियक कितना फेमस विलन था हमारे डीसी के कैरेक्टर्स के लिए। तो वो लोग ब्रेनियक से लड़ाई कर रहे होते हैं और तभी ब्रेनियक एक ऐसा क्रिप्टोनाइट हथियार निकालता है और सुपरमैन के ऊपर शूट करता है, जिससे कि सुपरमैन मर सकता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जैसे ही फ्लैश आगे बढ़ता है तो एक लूप सा खुल जाता है, एक इंटर डायमेंशनल इंटर टाइम वाला रास्ता या एक पैराडॉक्स खुल जाता है, जिससे कि फ्लैश उस प्रेजेंट डे टाइमलाइन से जंप करके 1940s के टाइमलाइन में कूद जाता है। और जब वो इस जंप को कर रहा होता है तो उसको गाइड करता है डॉक्टर फेट। अब जो डीसी के फैंस है, सिर्फ उनको पता होगा कि डॉक्टर फेट क्या है, कौन है, उसका सुपर पावर्स क्या है। तो आपको अगर जानना है तो ये मूवी देखिए या फिर कॉमिक्स पढ़िए, मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ तो नहीं बताऊंगा। सो फ्लैश 1940s की टाइमलाइन में कूद जाता है, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सुपर हीरोज़ के सामने वो आ जाता है। पहले तो इन लोगों को लगता है कि ये बंदा नाजीज के साथ में, हिटलर के साथ में मिला हुआ है। फिर वो लोगों को बचाने की कोशिश करता है तो समझ आता है कि नहीं भाई, ये तो अपना ही अमेरिकन बंधु है। तो उस टाइम पे फ्लैश ऐसा गेस करता है कि शायद वो फ्यूचर से पास्ट में जंप कर गया है स्पीड फोर्स की वजह से, जिसने टाइम के बीच में एक दरार बना दी और वो पास्ट में आ गया है, ऐसा वो उस टाइम गेस करता है। फिर ये लोग प्लान करते हैं कि अभी जैसा चल रहा है, पहले वॉर जीत लेते हैं, इनके अलग अलग मिशंस बने हुए हैं, ऑलरेडी प्लान्ड हैं, वो कर लेते हैं, फिर हम फ्लैश की मदद करेंगे उसके रियल टाइम में लौटने के लिए। तो फ्लैश इन लोगों की मदद करने लगता है अलग अलग मिशन सक्सेसफुल कराने में। उनमें से एक मिशन होता है एक ऐसे कोड ब्रेकर को ढूंढना जिससे कि हिटलर का एक स्पेसिफिक कोड खुल जाए, उसको मतलब ब्रेक किया जा सके, डिकोड किया जा सके। तो उस कोड ब्रेकर को ढूंढने के लिए एक ऐसी जगह पे जाते हैं, एक फोर्ट्रेस में जाते हैं, जहां पे पता चलता है कि एक शेक्सपियर नाम का बंदा है जो कि ओरिजिनली इस पास्ट का क्लार्क केंट है। बैरी उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके पास सुपर पावर्स भी हैं, पर उसका जो पास्ट है, पूरी की पूरी हिस्ट्री है कि वो कैसे स्पेस से आया था, कैसे यहाँ पे मार था और उसके हस्बैंड ने उसको फार्म में पाला वगैरह, जो हम नॉर्मल सुपरमैन की हिस्ट्री जानते हैं वो और उस शेक्सपियर नाम के क्लार्क केंट की हिस्ट्री बिल्कुल अलग थी। तो फिर उस टाइम बैरी को रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो पास्ट में नहीं आया है, वो एक दूसरी ही अर्थ पे आ चुका है, अर्थ 0 पे, और जो हमारे अपनी अर्थ है वो अर्थ 1 है, ऐसा उस टाइम लोग कंक्लूड करते हैं। और जब उस फोर्ट्रेस में वो कोड ब्रेकर को ढूंढते हैं तो हॉकमैन को फाइनली रियलाइज़ होता है कि अरे ये बंदा तो डॉक्टर फेट है, जिसने फ्लैश को गाइड किया था यहाँ तक आने के लिए। तो जो कोड ब्रेकर है वो फाइनली कोड को डिकोड कर देता है, डॉक्टर फेट जो है वो कोड को डिकोड कर देता है और गायब हो जाता है। वही उसकी सुपर पावर होती है, क्योंकि वो गायब हो जाता है। कोड डिकोड होने के बाद पता चलता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास हिटलर कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा है। जब ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तो एक्वामैन की आर्मी इनको वेलकम करती है, पर फिर पता चलता है कि एक्वामैन एक ऐसे बंदे की माइंड कंट्रोल में फंसा हुआ है जिसका नाम होता है इस मूवी में एडवाइजर, पर अगर आप कॉमिक्स में जाएंगे तो उसका नाम होता है साइको पायरेट। वो हिटलर के आदर्शों को मानने वाला बंदा होता है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया पे नाजीज कंट्रोल करें, इसलिए वो एक्वामैन को मैनिपुलेट कर रहा है अपने माइंड कंट्रोल की पावर से। और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के सामने एक और चैलेंज आ जाता है हिटलर को हराने के अलावा, और वो चैलेंज होता है एक्वामैन को उसके माइंड कंट्रोल से छुड़ाना। और एक्वामैन पूरे अमेरिका पे वॉर छेड़ देता है अपने सी के अलग अलग क्रीचर्स के साथ, कैसे तो भी वो लोग जीतते हैं। और फाइनली जो इस टाइमलाइन, इस अर्थ का सुपरमैन
सुपरमैन है वो भी अपनी पावर्स को एक्सेप्ट कर लेता है और सुपरमैन बन जाता है, और फाइनली वो जो एक्वामैन ने जो वॉर छेड़ी थी वो ख़त्म हो जाती है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की मदद से। अब फाइनली टाइम आता है बैरी का वापस इधर लौटने का अपने टाइमलाइन में, तो जो पुराना फ्लैश होता है उस टाइमलाइन का और ये फ्लैश आपस में रेस लगाते हैं और फिर से स्पीड फोर्स का दरवाज़ा खुलता है और फ्लैश वापस फिक्स जाता है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में वो ब्रेनियक को हरा देता है वापस सुपरमैन के साथ मिल के, और सुपरमैन को वो एक ऐसा आइडिया प्रेजेंट करता है जो कि अभी तक नहीं हुआ है। सो ये उस टाइम की बात है जब सुपर हीरोज़ अलग अलग काम कर रहे थे, जस्टिस लीग नहीं बना था। तो फ्लैश चूंकि ये आइडिया पास्ट से या फिर अर्थ ज़ीरो से लेके आया है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तो वो सुपरमैन के सामने ये आइडिया प्रेजेंट करता है कि हमारा एक लीग होना चाहिए जिसका नाम होगा जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका। तो फाइनली जस्टिस लीग का आइडिया हमारे सामने इस मूवी के एंड में रखा जाता है। फिर बैरी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में कुछ पर्सनल मोमेंट्स होते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। एकदम शुद्ध राहुल गांधी जैसी हिंदी में आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की इस पूरी मूवी की कहानी। अब मैं अगर इस मूवी का रिव्यू और एनालिसिस दूं तो भाई डीसी की जो एनिमेटेड मूवीज़ के साथ वाली जो केमिस्ट्री है ना मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहला पॉजिटिव पॉइंट मेरा इस मूवी के रिव्यू में यही है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन किया है, सो इन्होंने किसी भी कैरेक्टर की ओरिजिनल कहानी को चेंज नहीं किया। ट्रेवर और वंडर वुमेन की बिल्कुल वैसी ही कहानी दिखाई है, एक्वामैन की वैसी ही कहानी दिखाई है, जबकि वो दूसरे अर्थ पे हैं। उनका पास्ट या और कोई चीज़ कैरेक्टर जो आर्क होता है वो चेंज नहीं किया, बस इन्होंने चेंज किया सर्कमस्टेंसेस चेंज कर दिए कि सपोज करो एक दूसरे अर्थ में ऐसा हो रहा हो तो हमारे सुपर हीरोज़ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इन्होंने वो कहानी बहुत ही अच्छी तरह से बुनी और बहुत ही अच्छी तरह से इस मूवी के ज़रिए प्रेजेंट की। तो ये है एक पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि फ्लैश की जो कहानी है बढ़ती जा रही है। मतलब आप अगर इस डीसी के एनिमेटेड जो पूरा लोगो है उसके अंदर की ज़्यादातर मूवीज़ देखेंगे तो आपको देखेगा 4 या 5 मूवीज़ ऐसी हैं जिनका होल रीज़न ही फ्लैश है, क्योंकि फ्लैश ने गलती से स्पीड फोर्स में टैप कर दिया और वो कहीं और पहुंच गया, किसी और टाइमलाइन में या किसी और दुनिया में, व्हाटएवर, उसी की वजह से सब कुछ कांड हुए जा रहा है। तो ये कहानी एक और जस्टिस लीग की जो कहानी है या डीसी की एक और कहानी है वो फ्लैश के एक स्पीड फोर्स में टैप करने की ही वजह से होती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी एक्शन बहुत अच्छा है, आपको कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी दिखेगी, कैरेक्टराइजेशन दिखेगा और आपको जो ओरिजिनल लव केमिस्ट्री है वो भी दिखेगी। जैसे कि हमारे बैरी एलन की आयरिस के साथ, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जो केमिस्ट्री थी ओरिजिनल कॉमिक्स में वो इसमें आपको दिखेगी। सुपरमैन का वैसा ही कैरेक्टर दिखेगा और वंडर वुमेन और स्टीव ट्रेवर की भी लव स्टोरी वैसी की वैसी दिखेगी। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी की है। मूवी की स्टार्ट और एंडिंग इस तरह से होती है जैसे कि 1940s के टाइम में जैसे फिल्म्स होती थी उसी टाइप की इन्होंने कटिंग और रेशियो रखा है स्क्रीन का, वो देखने में भी अलग मज़ा आता है। ओवरऑल इस मूवी में ढेर सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं इसे रेटिंग दूं तो रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 की। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि बीच बीच में फालतू के मिशंस हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ये मूवी ख़त्म होती है। यही था हमारा रिव्यू और एनालिसिस। आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन, रिव्यू और एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके बताइए। बाकी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर, टाटा, बाय बाय।